नमस्ते साथियों, आज हम MPPSC प्री 2023 के पेपर पर डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है? तो इसका ऑप्शन होगा बी, मिट्टी तैयार करना, बुआई, सिंचाई और कटाई। तो हम सभी जानते हैं कि हम पहले मिट्टी को तैयार करते हैं, फिर बीजों को बिखेरते हैं जिन्हें बुआई, फिर सिंचाई और फिर लास्ट में हम उसकी कटाई और उसके बाद भंडारण करते हैं। तो याद रखना, इसका क्रम होगा कृषि पद्धतियों का: मिट्टी तैयार करना, बीज बोना, सिंचाई और खाद या उर्वरक देना, फसल की सुरक्षा करना, फिर अंततः कटाई। वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलेट या उष्ण किसने घोषित किया था? तो आप सभी जानते होंगे, यूनाइटेड नेशन एक ऐसी संस्था है जो इस प्रकार के वर्षों को घोषित करती है। तो इसका ऑप्शन होगा ए, जिसने 2024 को उष्ण या कैमेलिड घोषित किया था। इसके अतिरिक्त यूनाइटेड नेशन की स्थापना अक्टूबर 1945 में की गई, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वहीं यूनेस्को की स्थापना 1945 में की गई और इसका हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है और इसकी स्थापना 1948 में की गई और 7 अप्रैल 1948 को स्थापना करने के कारण प्रतिवर्ष स्वास्थ्य दिवस भी 7 अप्रैल को मनाया जाता है। जैसा कि इसमें लिखा भी है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना अक्टूबर 1945 में हुई थी। वही यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। यूनेस्को का फुल फॉर्म याद रखना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है? तो नहीं है पूछा है, तो ये पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। तो भारत में मुख्यतः 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र माने जाते हैं। तो इसमें होगा, ये 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र आप मैप में देख सकते हैं। ये पश्चिमी घाट है, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र है और ये सुंडा लैंड। ये 4 क्षेत्र हैं और जिसमें इसका सही ऑप्शन होगा बी, क्योंकि नारो हिल सतना में है और ये मध्य प्रदेश में जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। और मध्य प्रदेश में 2 स्थल ऐसे हैं जो जैव विविधता विरासत स्थल में हैं। एक है छिंदवाड़ा में और दूसरा है सतना में। तो सतना में है नारो हिल्स, वहीं छिंदवाड़ा में है पाताल कोट। इनमें क्या पाया जाता है? तो अद्वितीय व नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पाया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इसरो का हाल का वैज्ञानिक मिशन है? तो इसरो ने सूर्य के अध्ययन के लिए अभी आदित्य L1 मिशन पहुंचाया है। तो आदित्य L1, इसका नाम आदित्य L1 ही क्यों रखा गया है? क्योंकि आदित्य का अर्थ होता है सूर्य, वहीं L1 का है लैग्रेंज पॉइंट L1। तो लैग्रेंज पॉइंट 1 से L1। और इसको कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया था। डेट याद रखना इम्पोर्टेंट है। और जो प्रक्षेपण यान था वो PSLV C57 था। तो PSLV C57 के द्वारा 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं है? अगर इसको ध्यान से पढ़ते तो ये ऑप्शन सही होता, क्योंकि आंसर इसका सही निकाला जा सकता था। और वैसे भी आयोग ने इसके 2 ऑप्शन सही माने हैं। एक तो बी, फ्लोरोसिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, वहीं डी, राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। क्योंकि इन दोनों कार्यक्रम का संबंध मौखिक स्वास्थ्य से है, मतलब डेंटल जो स्वास्थ्य होते हैं उनसे है, दंत सुविधाओं से है। लेकिन ये जो आयोडीन अल्पता और एनीमिया नियंत्रण है, इनका संबंध पोषण से है। तो इसलिए ये दोनों कार्यक्रम पोषण के हैं। लेकिन जो फ्लोरोसिस होता है और जो राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य है, इनका सीधा संबंध पोषण कार्यक्रम से नहीं है, केवल मौखिक स्वास्थ्य से है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? तो सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। इसको स्थिर इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ का तापमान सामान्यतः स्थिर रहता है और जो घटनाएं रहती हैं उनमें बदलाव जल्दी नहीं आता है। वैसे भी एक पर्यावरण को स्थिर तब माना जाता है जब इसकी संरचना और कार्य लंबे समय तक अपरिवर्तित रहे।
वैसे भी और पारिस्थितिकी तंत्र रहता है वो जैविक व अजैविक घटकों का एक अन्योन क्रिया रहता है। अगर इनमें बदलाव ज़्यादा होगा तो वो अस्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कहलाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक नहीं है? तो बायोडिग्रेडेबल मतलब जिन्हें सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं किया जा सकता है, ऐसा कौन सा है? तो वो होगा कीटनाशक। हम सभी जानते हैं कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित पॉलीथीन, धातु, एल्यूमीनियम जैसे लोहा, कीटनाशक इनको अपघटित नहीं किया जाता है, इसलिए इसे जैव अनिम्नीकरणीय कहा जाता है। इसके अलावा कागज, भोजन एवं पादप अपशिष्ट व काष्ठ एवं सेल्यूलोज इन सभी को बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न से उच्च पोषण स्तर पर जाने से कम होता है, इसे निम्नलिखित द्वारा समझा जा सकता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में अगर ऊर्जा का प्रवाह हम जानते हैं कि नीचे से पिरामिड रहता है जिसके निचली सतह पर ऊर्जा सर्वाधिक रहती है और ऊपर जाने पर 10% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है, जिसे लिंडमान का नियम भी कहते हैं। तो इसे किस नियम के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? तो ऊष्मागतिकी थर्मोडायनामिक्स के द्वितीय नियम द्वारा। तो अब सोचो आयोग डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दे रहा है, किसी नियम से लिंक करके दिया है, तो इस प्रकार के प्रश्न भी आ रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए ऊष्मागतिकी के नियम क्या हैं। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है, जिसमें ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देना, जैसे मोमबत्ती है वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। तो इस प्रकार ऊर्जा परिवर्तित होता है, ऊर्जा संरक्षित रहती है। वहीं दूसरा नियम है कि जब हम एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा को परिवर्तित करते हैं तो कुछ ऊर्जा का ह्रास हो जाता है, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट ऑप्शन में न्यूटन के द्वितीय नियम। तो हम सभी जानते हैं न्यूटन का द्वितीय नियम संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती है, उसको परिभाषित करता है, F बराबर ma। वही न्यूटन का तृतीय नियम प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ऑस्टियोक्लास्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आयोग ने इसके दो ऑप्शन बताए हैं ऑस्टियोक्लास्ट के। तो हड्डियों का निर्माण और हड्डियों का टूटना ऑस्टियोक्लास्ट से संबंधित है। वैसे भी हमें पता है ऑस्टियो का मतलब हड्डियों से होता है। ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? तो सामान्यतः ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि से होता है, लेकिन जब ग्रीन मफलर में क्या होता है सड़कों के जो किनारे पेड़ लगा दिए जाते हैं जिससे क्या है ध्वनि प्रदूषण ना हो, लेकिन ये जो पेड़ रहते हैं वो जो खतरनाक जो प्रदूषक रहते हैं जो वायुमंडल में उपस्थित रहते हैं उन्हें भी अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए यह वायु प्रदूषण से भी संबंधित माना जाएगा। तो आयोग ने इसके दो ऑप्शन सही बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक सुधार देखा गया? तो ये करंट का क्वेश्चन था। उस समय जो गरीबी में सबसे अधिक सुधार जो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स है MPI, उसमें अलीराजपुर जिले में सबसे अधिक सुधार देखा गया था। व्यवसाय सुधार कार्य योजना बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के लिए राज्यों के मूल्यांकन में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन कैसा रहा? तो ये एक मूल्यांकन आया था, उसमें मध्य प्रदेश को अचीवर्स की श्रेणी में रखा गया था, तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी, मध्य प्रदेश को अचीवर्स का दर्जा दिया गया। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के क्रम में निम्नतम से उच्चतम तक व्यवस्थित करें। तो हमेशा आयोग 2011 की जनगणना से 2 से 3 प्रश्न पूछता आया है, इसलिए इसको याद कर लीजिए। तो इसका ऑप्शन होगा बी, अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा और मंदसौर। इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, ABC याद रख लो, 3 स्टार्टिंग के याद हो जाए, ए से अनूपपुर, बी से बैतूल और सी से छिंदवाड़ा। तो अनूपपुर में जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर थी वो सबसे कम थी, उसके पश्चात बैतूल में उससे थोड़ी ज़्यादा थी, फिर छिंदवाड़ा में थोड़ी ज़्यादा थी, ऐसे याद रखना, अनूपपुर में सबसे कम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य क्या था? तो ये अभी नवीनतम योजना है MP सरकार की। इसका उद्देश्य था जो ST के जो BPL श्रेणी के लाभार्थी हैं उनको व्यवसायीकरण के लिए
पूंजी उपलब्ध कराना, उपकरण उपलब्ध कराना, इसमें 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का सहायता प्रदान की जाती है। कम ब्याज दर पर लोन भी प्रोवाइड किया जाता है। मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रांसफार्मर और संबद्ध उत्पादों के उत्पादन के लिए समर्पित क्लस्टर है? तो यह ग्वालियर में है। इसका ऑप्शन होगा बी। मध्य प्रदेश में ग्वालियर में ट्रांसफार्मर से संबंधित क्लस्टर है। वहीं हम जानते हैं कि जो पीथमपुर में ऑटोमोबाइल उद्योग क्लस्टर है, तो ऑटोमोबाइल से संबंधित क्लस्टर है वो पीथमपुर धार में है, और जो ट्रांसफार्मर से संबंधित क्लस्टर है वो ग्वालियर में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? याद रखना, हाई कोर्ट के जजों की बात हो रही है, तो ये इसका ऑप्शन होगा 62 ईयर। लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की बात होती तो उनकी जो अधिकतम आयु सीमा है वो है 65 वर्ष। हाई कोर्ट के बारे में वर्णन 214 में किया गया है, वहीं सुप्रीम कोर्ट के बारे में वर्णन आर्टिकल 124 में किया गया है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगर पालिका कानूनों को अद्यतन बना दिया गया? तो हम जानते हैं 73वें व 74वें संविधान संशोधन के द्वारा विकेंद्रीयकृत व्यवस्था लाई गई थी, जिसके तहत नगर पालिका कानूनों को संशोधन 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन होगा सी, जो कि 1992 में आया था। और वहीं 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्रामीण पंचायत व्यवस्था को लाया गया था। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किन्हें कहते हैं? तो आपको पता होगा, इसका ऑप्शन होगा डी, लॉर्ड रिपन। क्योंकि लॉर्ड रिपन ने विकेंद्रीकृत व्यवस्था को सर्वप्रथम लाया था, इसलिए इन्हें स्थानीय स्वशासन के जनक कहे जाते हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था उसको समाप्त किया था, और 1881 में पहला कारखाना अधिनियम भी लाए थे। वो भी किस लिए? क्योंकि जिससे श्रम की स्थितियों में सुधार किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? राज्य लिखा है, याद रखना, क्वेश्चन को सही से पढ़ना कि राज्य में कौन करता है। तो राज्य में करते हैं विधानसभा अध्यक्ष, और जब देश की बात आती तो लोकसभा के अध्यक्ष। और धन विधेयक के बारे में आर्टिकल 110 में परिभाषित किया गया है। इसकी प्रक्रिया 109 में बताई गई है। अनुच्छेद भी याद रखना। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो मध्य प्रदेश में जो विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे वो थे पंडित कुंजीलाल दुबे। हमने मध्य प्रदेश में जो महत्वपूर्ण प्रथम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं मध्य प्रदेश में, उससे संबंधित हमने एक वीडियो बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है? तो लोक सेवा आयोग तो जिसके इतने भी 315 से 323 में अनुच्छेद दिए गए हैं, पूरे याद होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन होगा सी। 322 में व्यय के बारे में बताया गया है। 320 में लोक सेवा आयोग के कार्यों को बताया गया है। वहीं 21 में उन कार्यों को विस्तार करने की शक्तियों के बारे में बताया गया है। और 323 में रिपोर्ट, तो लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट किसे देता है? जैसे राष्ट्रपति को देता है, तो रिपोर्ट के बारे में बताया गया है। योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग की फुल फॉर्म नीति का क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। अभी वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं वो सुमन बेरी जी हैं, और बी सुब्रमण्यम CEO हैं, याद रखना। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सोचो, अभी 16वें वित्त आयोग अरविंद पनगड़िया जी बने हैं, और ये पूछ रहे हैं 12वें वित्त आयोग, तो हमें वित्त आयोग को भी ध्यान से पढ़ना होगा। तो 12वां वित्त आयोग के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सी रंगराजन। तो डॉक्टर सी रंगराजन 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने थे। और वित्त आयोग का वर्णन आर्टिकल 280 में किया गया है। खाद्यान्न संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है? तो जो खाद्यान्न संरक्षण आयोग है वो खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम 213 के तहत गठित एक वैधानिक आयोग है। और खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम में क्या लिखा गया है? तो इसके तहत जो TPDS योजना थी, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 3 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो गेहूँ और 1 रुपये किलो मोटा अनाज प्रदान किया जाएगा, जिसके तहत 75% शहरी क्षेत्रों की 75% ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी और
50% शहरी क्षेत्रों की आबादी को कवर किया जाएगा। याद रखना, ये महत्वपूर्ण अधिनियम है खाद्यान्न सुरक्षा के लिए, जिसके तहत खाद्यान्न की उपलब्धता, पहुंच एवं गुणवत्ता में सुधार किया जा रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य, तो उस समय आयोग स्पेशली वर्णित थे यूनिट 10 में, तो इसलिए इससे 10 क्वेश्चन आते थे। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य आर्टिकल 12 में वर्णित हैं। तो याद रखना, आर्टिकल 12 में राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य वर्णित हैं और यह इससे संबंधित अधिनियम 1990 था। इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 को की गई थी और जो पहली अध्यक्ष थी राष्ट्रीय महिला आयोग की, वो जयंती पटनायक थी। अभी रेखा शर्मा है। तो याद रखना, अभी रेखा शर्मा है और 31 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन आयोग ने डिलीट कर दिया। वैसे बता दिया जाए तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम 1993 के तहत गठित किया गया था और 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा है और मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग पूछा है। नेशनल एसटी आयोग, इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं। तो 3 सदस्य होते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त। और 89वें संविधान संशोधन के तहत 338 के में इसका वर्णन किया गया है। तो संशोधन का क्रमांक याद रखना 89 था और आर्टिकल 338 के। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण करते हैं। तो सीएजी की बात हो रही है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। इनका जो टेन्योर रहता है, कार्यकाल, वो 6 वर्ष का रहता है। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। एक्ट इससे संबंधित 2010 में आया था और ऐसा स्थापना करने वाला भारत तीसरा देश है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ऐसा अधिकरण स्थापित किया गया था जो पर्यावरण से संबंधित मामलों को सुलझाता है। और इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय जो कार्यालय हैं वो भोपाल, चेन्नई, पुणे और कोलकाता में अवस्थित हैं। तो याद रखना, भोपाल में भी इसका कार्यालय अवस्थित है। सिविल सेवा की परीक्षा की समीक्षा हेतु संघ लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2000 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। तो सिविल सेवा से संबंधित समिति का गठन था। यह इसका ऑप्शन होगा डी, प्रोफेसर योगिंदर कुमार। अलग अलग समिति सुना होगा, वो परीक्षा की समीक्षा हेतु ही बनाया गया था, वो भी 2000 में। इसके अतिरिक्त अगर अन्य फैक्ट्स की चर्चा करूं तो एक खुसरो समिति भी थी खुसरो की अध्यक्षता में, जो कि कृषि से संबंधित थी, जिसमें कृषि साख सहकारी समिति ने कृषि और ग्रामीण साख समस्याओं की जांच के लिए गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इस पर बहुत विवाद हुआ था उस समय, क्योंकि आयोग ने पहले जयपुर बताया था ऑप्शन, फिर बाद में उसको चेंज करके दिल्ली कर दिया। तो हम आयोग की फाइनल आंसर की से इसका जवाब दिल्ली ही मानेंगे कि कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया दिल्ली में है। निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल रही। तो ये करंट के क्वेश्चन आते हैं अब, तो याद रखना, इससे पता चलता है कि करंट में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो अभी जो आपको पता होगा, पेरिस ओलंपिक भी इम्पोर्टेंट है, उस समय टोक्यो ओलंपिक से पूछे गए थे। तो ये सभी खिलाड़ी हॉकी टीम में शामिल रही थी। सुशीला चानू, मोनिका और वंदना कटारिया, इनका संबंध हॉकी से है, ये याद रखना। और अभी पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक के संबंध में भी हमने वीडियो बनाई है, बहुत छोटी वीडियो, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया है। आप जानते हो कि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, वो खेलों के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था। यह उस समय 2022 में शरद कमल को दिया गया था, जो टेनिस के खिलाड़ी थे, और इसमें 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। 1991 से शुरू हुआ था और जो सबसे पहला खिलाड़ी था 1991 में जैसे प्रदान किया गया था, उनका नाम था महत्वपूर्ण जो सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ी हैं विश्वनाथ आनंद जी को दिया गया था। निम्नलिखित में से किनको विज्ञान एवं इंजीनियर के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया। तो अवार्ड से क्वेश्चन आ रहे हैं, इस बार ध्यान रखना, अवार्ड से 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पद्म विभूषण उस समय दिया गया था श्रीनिवास वर्धन जी को, जो कि विज्ञान और इंजीनियर के संबंधित हैं।
कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, इस पे ध्यान देना। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, यह मैसूर में है, ना कि मुंबई में। इसके अतिरिक्त आर्यभट्ट परीक्षण विज्ञान शोध संस्थान, ये नैनीताल उत्तराखंड में है। रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय सिकंदराबाद में है। वहीं भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस देश के साथ और किस वर्ष खेला था? तो यह इंग्लैंड के साथ खेला था 1974 में। तो भारत ने इंग्लैंड के साथ 1974 में अपना पहला वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला था। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, लेकिन यह कब प्रारंभ हुआ? तो 2015 से प्रारंभ हुआ था। 21 जून को ही क्यों बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? क्योंकि इस समय जो सूर्य रहता है वो कर्क रेखा पर रहता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और जो अभी 2024 में योग दिवस मनाया गया, उसकी जो थीम थी स्वयं और समाज के लिए योग, याद रखना इस बार की थीम थी स्वयं और समाज के लिए योग। 38 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय महिला सैनिक डाइवर कौन है? तो प्रथम महिला सैनिक डाइवर थे मंजू। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस समय का करंट का क्वेश्चन था, तो बहुत हाईलाइटेड था। निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरस्कार आता है? तो आपको पता होगा, स्टील मैन ऑफ इंडिया जमशेद जे ईरानी को कहा जाता है। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर को दिया गया? तो शक्तिकांत दास जी को दिया गया, जो कि भारत के आरबीआई के गवर्नर है, केंद्रीय बैंक के। निम्नलिखित में से कौन सा ई प्रिक्योरमेंट पोर्टल नहीं है? तो हमको पता होना चाहिए ई प्रिक्योरमेंट पोर्टल क्या होता है। तो ये खरीदारी से संबंधित एक पोर्टल है, इलेक्ट्रॉनिक खरीद से। तो एमपी टेंडर्स होगा, जेम गवर्नमेंट ई मार्केटिंग ये भी होगा, और एमपी एलयूएन, ये तीनों ई प्रिक्योरमेंट पोर्टल हैं। लेकिन एमपी ऑनलाइन 2006 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लोक शिकायत निवारण के लिए बनाया गया पोर्टल है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है, टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है? तो इंटरनेट प्रदान करने के लिए टेलीफोन लाइन का प्रदान करना, टेलीफोन लाइनों का उपयोग करना, यह डीएसएल का प्रकार है, डीएसएल है, क्योंकि डिजिटल सब्सक्राइब लाइन के द्वारा इंटरनेट कनेक्शन टेलीफोन लाइन का प्रयोग किया जाता है। वहीं ऑप्टिकल फाइबर आप जानते होंगे, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक विधि है, सबसे फास्ट डाटा ट्रांसफ़र होता है इससे। और सैटेलाइट में अगर मैं इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट जोड़ूँ तो भारत का जो प्रथम सैटेलाइट था आर्यभट्ट के नाम से जाना जाता है, जो 1975 में रूस से प्रक्षेपित किया गया था। ई कॉमर्स का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? तो ई कॉमर्स से लाभ है कि वह 24 घंटे सातों दिन कार्य करने की क्षमता रखता है, सही है, तो इसका ऑप्शन होगा ए। लेकिन सीमित पहुंच नहीं है, असीमित है इसकी पहुंच। और खरीदारी के अनुभव को व्यक्ति परख करने की अक्षमता, अक्षमता नहीं है इसमें, क्षमता आएगी। ऊंची परिचालन लागतें, ऊंची नहीं है, निम्न परिचालन लागतें होगा इसका, इसलिए सही ऑप्शन होगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का एक प्रकार है जिसमें उपयोगकर्ता को संवेदनशील सूचना को जाहिर करने के लिए छल करना शामिल है? तो ये साइबर हमले के 2 क्वेश्चन आए हैं, तो इसका ऑप्शन होगा ए फिशिंग हमला। इसमें क्या जाल बिछा दिया जाता है जिससे इंपॉर्टेंट सूचना दी जा सके, तो इसलिए संवेदन सूचना को जाहिर करने के लिए क्या कहा जाता है? छल। जैसे कि मछली पकड़ने के लिए हम इसके लिए एक जाल बिछाते हैं, उसके साथ छल किया जाता है जिससे वो फंस जाए, तो इसी प्रकार साइबर हमला भी इसी प्रकार होता है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ए। और वहीं DOS क्या है? तो डिनायल ऑफ सर्विस। इससे क्या होता है, किसी वेबसाइट पर अचानक ही ट्रैफिक सिस्टम बढ़ जाता है और हम जो साइट पर पहुंचना चाहते हैं उस पर नहीं पहुंच पाते हैं। साइबर सुरक्षा में एक फायरवॉल का क्या उद्देश्य है? तो ये साइबर सिक्योरिटी से संबंधित है। तो इसमें क्या होता है, एक नेटवर्क की जो अनऑथराइज्ड पहुंच को अवरुद्ध करना होता है। क्या होता है, किसी नेटवर्क में जो कुछ रहता है अनऑथराइज्ड रहता है उसको यह अवरुद्ध कर देता है, ब्लॉक कर देता है, और जो ऑथराइज्ड रहता है, अधिकृत रहता है, उसको ही आने देता है। तो फायरवॉल गैर खतरनाक ट्रैफिक को अंदर आने देता है और खतरनाक ट्रैफिक को बाहर रखता है, तो याद रखना। और पहला वायरस कौन था? तो पहला वायरस था क्रीपर। तो याद रखना, ये अदर फैक्ट्स में आ जाएगा कि दुनिया का जो पहला वायरस था वो क्रीपर था। ये आर्पानेट में खोजा गया था और इसको बनाया किसने था? 1971 में बॉब थॉमस ने बनाया था।
फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजॉन किसके उदाहरण हैं? तो आयोग ने इसके दो ऑप्शन माने हैं, B2B और B2C। हम जानते हैं कि ई कॉमर्स ऑनलाइन खरीद बिक्री का एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है, तो जिसमें B2C बिजनेस टू कस्टमर और B2B बिजनेस टू बिजनेस। तो फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजॉन ये तीनों B2B और B2C का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा रिसीवर संदेश के जो स्रोत के द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों की व्याख्या करता है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम डिवाइड कर करके पढ़ें तो समझ में आ जाए। इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, इसका इंग्लिश में और समझ में आ रहा है क्योंकि इसका ऑप्शन होगा बी संकेतन। मतलब बी संकेतन का होता है डिकोडिंग, क्योंकि जब हमारे पास संदेश पहुंच गया तो अब जो संदेश आया है एनकोडिंग के रूप में हम उसको डिकोड करेंगे जिससे समझ पाए, क्योंकि स्रोत के द्वारा प्रयोग किए गए जो संकेत है मतलब एनकोडिंग, उसको व्याख्या कैसे कर पाएंगे? जब हम डिकोड कर पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो याहू एक सर्च इंजन है, तो इसलिए याहू वेब ब्राउजर नहीं है। इसके अलावा इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम ये तीनों वेब ब्राउजर हैं, याद रखना। और वहीं www की स्थापना किसने की थी? तो टिम बर्नर्स ली ने की थी। चैट जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया जाता है? तो चैट जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया गया? ओपन एआई एक प्लेटफॉर्म है, ओपन एआई ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके द्वारा चैट जीपीटी का प्रयोग किया गया एक प्रकार का चैट बोट है। और चैट जीपीटी की फुल फॉर्म आ सकती है, तो चैट जीपीटी की फुल फॉर्म है चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड, याद रखना, चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। और गूगल की स्थापना किसने की? तो लैरी पेज और सरगेई ब्रिन ने। भाई एप्पल इंक की स्थापना स्टीव जॉब्स ने की थी। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हम जानते हैं कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों में कंप्यूटर का विकास हुआ, जिसमें दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। वहीं पहली पीढ़ी में निर्वात नलियों का प्रयोग किया गया था। और जो थर्ड पीढ़ी थी उसमें आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। फोर्थ पीढ़ी में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड या माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। तो सभी पीढ़ियों का टाइम, उनमें क्या प्रयोग किया गया था और उनके उदाहरण, और किस कंप्यूटर की गति बढ़ी थी, आकार बढ़ा था, इसके संबंध में भी हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत छोटी वीडियो, आप उसको देख सकते हो। तो आज के लिए 50 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आप इनको पढ़ते रहना, जिससे क्या है रिवाइज करते रहना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। थैंक यू।